स्वदेश में आपका स्वागत है। हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पे आज जुड़ रहे हैं गौतम दुग्गड़ साहब, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से संपर्क रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस समय शेयर बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। वैल्यूएशंस क्या अट्रैक्टिव हो चुकी हैं, क्या इस समय शेयर बाजार के अंदर पैसे निवेश करने चाहिए या फिर कैपिटल कंजर्व करनी चाहिए। गौतम, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में, बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम, क्यों इतना मार्केट वॉलेटाइल है? क्यों हम रोज देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है, भले ऊपर हो या नीचे हो, डायरेक्शनल मूव इस मार्केट में पिछले 15-20 दिनों से नहीं है। निकुंज, बेसिकली अगर आप देखें 2020 और 2021, स्पेशली 2021 में वन वे पैसा बना है बोथ मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस में, और मैक्रो बहुत ही स्टेबल था, राइट। जो एक चीज पिछले 6 महीने में चेंज हुई है वो है मैक्रो। क्रूड आपका जो $80 हुआ करता था वो 120 है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे काफी टेंशन है, रशिया और यूक्रेन वॉर अभी भी चालू है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए वैल्यूएशंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज के हिसाब से, जिसमें हम डिस्काउंट रेट यूज करते हैं, वो है फेड। यूएस फेड रेट सडनली बढ़ गया है। तो जो हम एक ईजिंग साइकिल में होते थे, बड़ा स्टिमुलस मिला था ग्लोबल इकोनॉमी को पैंडेमिक के टाइम पे, हर एक सेंट्रल बैंक दुनिया में, बड़े बड़े यूरोप, यूएस, इवन एशिया के कुछ सेंट्रल बैंक ने काफी पैसा बाजार में डाला था पैंडेमिक से निपटने के लिए। सो उसका विड्रॉल और साथ में ब्याज दरें बढ़ रही है। सो ये 4-5 चीजें जो एक साथ आई है, और इन सबका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस क्रूड के बाद आपका दुनिया भर में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। सो जहां यूएस में 2% इन्फ्लेशन होता था, वहां 8, 8.5 1981 के बाद का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। यूके में इन्फ्लेशन 8-9% है। इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन 5.5-6 के रेंज में चल रहा था, हम लोग ऑलमोस्ट 7.9 हिट कर दिए। सो इन सब का एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट अगर आप देखोगे एग्रीगेट करके, तो मार्केट पे आएगा। जब साल चालू हुआ था, अब दिस इज बेसिकली यूरोप जो वॉर चल रहा है उसके पहले का बात है, तब भी हमारा व्यू यही था कि 2022 में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अक्टूबर 21 का वैल्यू देखेंगे इंडेक्स का 18,400, जहां पे मार्केट टॉप आउट हुआ है, तभी हम 2.5 साल आगे के अर्निंग्स पे 18 गुना चल रहे थे, जो कि बहुत महंगा है। बिकॉज निफ्टी का 10 ईयर एवरेज वैल्यूएशन अगर आप निकालने जाते हो, एक रफ आइडिया लेने के लिए, तो 16.5-17 का रेंज रहता है 1 ईयर फॉरवर्ड में। और हम अक्टूबर 21 में ही 2.5 साल आगे FY24 के अर्निंग्स पे 18 गुना आगे चल रहे थे, 18 टाइम पे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। सो जनवरी में हमारा व्यू ये था कि भाई 2022 में पैसा कंजर्व करना इज अ फोरमोस्ट थिंग टू डू, क्योंकि आपने 2020-2021 में काफी पैसा बनाया है, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और कई सेक्टर्स में, कई स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफी फ्रॉती हो गए थे। और अब जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से काफी वोलेटाइल मार्केट है, और न्यूज फ्लो भी बहुत हैवी है। चाहे सेंट्रल बैंक की तरफ से हो, आरबीआई ने मिड पॉलिसी रेट हाइक कर दिया है, फिर आगे के पॉलिसी मीटिंग्स के लिए रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। ग्लोबली अभी तक एक भी महीने में हमने लिक्विडिटी विड्रॉल एक्चुअली होते देखा नहीं है, अभी तक सिर्फ प्लान है कि मई और जून के बाद चालू होगा। सो उस सिचुएशन में मार्केट कैसा बिहेव करेगा ये भी काफी अनसर्टन है, क्योंकि हमने पिछला 10 साल में लिक्विडिटी टाइटनिंग वाला साइकिल देखा ही नहीं है। सो मेरे ख्याल से इन काफी मैक्रो रिलेटेड चीजों के वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल है। एक सिल्वर लाइनिंग जो हम बोलते हैं पूरे डार्क क्लाउड में जो है, वो है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत स्ट्रांग है। हमने 10 साल के बाद FY21 में डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ किया था, लास्ट ईयर 15% निफ्टी ईपीएस। उसके ऊपर इस साल हम ऑलमोस्ट 35% निफ्टी ईपीएस ग्रो करेंगे, जो कि 2004 के बाद से हाईएस्ट ग्रोथ रहेगा, मतलब 18 साल का हाई रहेगा। इस वजह से जबकि हम डाउन है ऊपर से 10%, बट रिलेटिवली जब आप इसको ग्लोबल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडिया काफी मजबूती से खड़ा है। इट्स क्वाइट रेजिलिएंट इन माय व्यू। गौतम, अगर बड़े इमर्जिंग मार्केट्स 20 से 30% करेक्ट हो चुके हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सूचकांक है S&P 500, वह लगभग बेयर मार्केट में है, तो जो इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस है वो अच्छी खबर या बुरी खबर है? अच्छी खबर क्योंकि हम कम गिरे हैं, मगर बुरी खबर है कि अगर दूसरे गिरे तो हम भी गिरेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए शॉर्ट टर्म में ये प्रेडिक्ट करना हमेशा डिफिकल्ट रहता है, और इस एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आपका मैक्रो माइक्रो दोनों में लड़ाई चल रहा है, और इन्फ्लेशन कब पीक आउट होगा अभी भी हमको पता नहीं है, क्योंकि क्रूड पिछले 3 महीने से थोड़ा सा भी गिरा नहीं है। 120 पे हम आज क्रूड देख रहे हैं। मान लो क्रूड यहाँ से 130 या 140 हो जाता है,
तो और प्रॉब्लम्स हो सकती है मैक्रो लेवल पे, आपका ट्विन डेफिसिट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ जाएगा, और टर्मिनल जो रेपो रेट का बात हो रहा है 6% या 6.5%, शायद उससे ज्यादा जा सके। सो देयरफॉर शॉर्ट टर्म में क्या होगा हमेशा बोलना डिफिकल्ट होता है। द ओनली थिंग विच जॉब ऑफ अ फंड मैनेजर और एनालिस्ट मेरे हिसाब से है कि आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखते रहिए, बिकॉज बियॉन्ड ऑल द नॉइज एक चीज जो हमने देखा है पिछले 10-12 साल से, मार्केट ने बाय एंड लार्ज अर्निंग्स को ट्रैक किया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2010 से 2020 का नंबर देखते हैं, तो निफ्टी का प्रॉफिट सीएजीआर जो था कंपाउंडिंग 6.5% था, और मार्केट ने आपको 8.5% रिटर्न दिया FY10 टू FY20। अभी FY20 टू FY22 पिछला 2 साल में जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिवाइव हुआ है, तो अर्निंग्स 60% बढ़ा है, 20% एब्सोल्यूट प्रॉफिट इन FY21 और 40 ये साल, और मार्केट ने भी आपको 10.5 से 16.5 मतलब कि 55 से 60% का रिटर्न दिया है। सो बियॉन्ड ऑल द नॉइस डे टू डे फ्लक्चुएशंस, मार्केट ने स्लाइटली लॉन्गर टर्म में अर्निंग्स को ट्रैक किया है, और हमारा व्यू यह है कि भाई अगले 2 साल में अर्निंग 14 से 15% का कंपाउंडिंग हो सकता है, विच इज 19% FY23 का और 15% FY24 का। सो जो हमारा EPS 735 है निफ्टी का, वो 1000 रुपए तक जाने का हमारा अनुमान है आज की तारीख में FY24 पे, विद बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क। सो मुझे लगता है कि यहां से अगर आप थोड़ा सा लंबे अवधि के हिसाब से सोचोगे, तो मार्केट बाय एंड लार्ज कंपाउंडिंग देगा अर्निंग्स का, क्योंकि री रेटिंग की पॉसिबिलिटी काफी खत्म हो चुकी है अभी। जिस तरह के इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं, काफी रिस्क है। और दूसरा जो कि आपने पूछा कि हमारा आउट परफॉर्मेंस ये अच्छी न्यूज है या खराब न्यूज है, इट विल डिपेंड कि आप कहां से इसको देख रहे हैं। अगर यहां से मान लो FI आउटफ्लोज थोड़ा सा कम हो जाता है, पिछले 6 महीने में अक्टूबर से लेकर अब तक हमने लगभग $32 बिलियन का FI आउटफ्लोज देखा है, क्रूड 120 और रशिया यूक्रेन वॉर। अगर 6 महीने पहले आपको निकुंज कोई बोलता कि ये चीजें होने वाली है 3, तो शायद आप बोलते कि भाई 6 महीने बाद निफ्टी 25 या 30% नीचे रहेगा। अगर आप इतिहास देखें, जब भी इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ है FIs का और क्रूड के ऐसे दाम रहे हैं, इंडियन मार्केट बहुत वोलेटाइल रहा है डाउन साइड में, जबकि हम इस बार केवल 10% नीचे है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक फ्लोज है इक्विटी में, रिटेल, SIP, लमसम सब मिला के, हमने 32 बिलियन के सेलिंग के आगे लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का बाइंग भी देखा है। सो मुझे लगता है ये जो इक्विटी स्टोरी इंडिया का चालू हुआ है पिछले 2-3 साल में, जो पैंडेमिक के बाद थोड़ा एक्सेलरेट हुआ है, ये मेरे को लगता है काफी स्ट्रक्चरल है, और इसके अभी बहुत साल तक ये चल सकता है। इन बिटवीन थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा, बट ये काफी एक कुशन प्रोवाइड करेगा जब भी कोई बड़ा FI सेलिंग आएगा। कदम, तो बात करते हैं जो थीम्स हैं बड़े इस मार्केट में। एक काफ़ी अब कंसेंसस व्यू हो चुका है कि महंगे पी शेयर अवॉइड करिए, सस्ते शेयर लीजिए। एकदम कहते हैं ना जी, गंगा उल्टी बह रही है, ये मार्केट है, साइकिल है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा ट्रेंड है जो मल्टी ईयर ट्रेंड है कि जो एक्सपेंसिव पी मल्टीपल वाले शेयर थे जिन्हें हम कहते थे क्वालिटी एट एनी प्राइस, वह कहानी खत्म हो चुकी है? थोड़ा बहुत तो क्लियरली दिख ही रहा है मुकुंज। इसमें मैं 2 डिफरेंशिएशन बताना चाहूंगा। एक तो वो शेयर जहां पे अर्निंग्स और कैश फ्लो का सपोर्ट है, वहां पे आपका टाइम करेक्शन काफी हुआ है। सो अगर आप कंज्यूमर सेक्टर के शेयर देखें, हिंदुस्तान लीवर, पिडिलाइट, ब्रिटानिया, पिछले 3-4 साल से इनके रिटर्न बहुत ही ऑर्डिनरी रहे हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पी बहुत ज्यादा था। बट फिर भी ये लोग क्रैश नहीं हुए 30-40% कोई भी, क्योंकि अंडरलाइन अर्निंग्स और कैश फ्लो का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ROE अच्छे है और पे आउट रेशो अच्छा है। दूसरे वो शेयर है जो केवल स्टोरी पे फ्लाई कर रहे थे, जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं था, कैश फ्लो का सपोर्ट नहीं था, ROE नहीं था। सो वैसे शेयर्स में हमने काफी बिकवाली ऑलरेडी देख चुके हैं। 60, 70, 80% का करेक्शन हो गया है। अभी इसमें जनरली एक इन्वेस्टर बिहेवियर होता है कि कोई चीज जो 100 रुपया थी अगर वो 30 हो गई तो मैं लेने जाऊंगा। एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने ये तरीके के बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस प्राइस का कोई मीनिंग नहीं होता इस मार्केट में जब आपका अंडरलाइंग माइक्रो एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है। जब आप 100 का भाव देख रहे थे तब इंटरेस्ट रेट 0 थे, लिक्विडिटी अबेंडेंट थी। आज जब आप वही शेयर का भाव 40 या 50 देख रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट अलग लेवल पे है और आगे और बढ़ेंगे, और लिक्विडिटी उतनी बिनाइन नहीं है। तो रेफरेंस प्राइस देख के स्टॉक लेने का गलती नहीं करना चाहिए। हमेशा अंडरलाइंग अर्निंग्स, कैश फ्लो और ROE, ये 3 अगर मेट्रिक आपके फेवर में है, तो इवन इफ अगर आपने जाके कोई महंगा शेयर खरीद लिया, महंगा PE का शेयर खरीद लिया, तो टाइम करेक्शन के बाद आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म में पैसा बना लोगे।
बट अगर आपने ऐसा शेयर महंगे दाम पे खरीदा जिसमें अर्निंग्स नहीं है, जिसमें कैश फ्लो का कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि अब ये भाव से भी पैसा ना बनाओ, राइट। इनफैक्ट इन्वेस्टर ने ये माहौल का एक अपॉर्चुनिटी समझ के यूज करना चाहिए उन शेयर्स में पैसा डालने के लिए जहां पे आप हमेशा डालना चाहते थे, बट बिकॉज पी बहुत महंगे थे, स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव थे, तो आप डाल नहीं पाए। और वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि भाई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ब्रिटानिया का, 4 साल पहले का भाव जो था जुलाई 2018 का और आज का भाव लगभग लगभग सेम है, बट इस 4 साल के बीच में अर्निंग्स डबल हो गया है, कैश फ्लो मेंटेन हुआ है, पे आउट रेशो बढ़ा है। ऐसे कई सारे शेयर्स निकलेंगे जहां पे वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइज इज इंटैक्ट बट स्टॉक प्राइसेस हैव करेक्टेड। तो ऐसे शेयर्स में खरीदारी करने का थोड़ा सा लंबा अवधि का व्यू लेके करना चाहिए। 3 महीना 6 महीना क्या होगा किसी को पता नहीं है, ये भाव से भी आप पैसा लूज कर सकते हैं। बट यस, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और वहां पे अगर अर्निंग्स कैश फ्लो का तकलीफ नहीं है, तो मुझे लगता है ये भाव से काफी सारे शेयर्स में जो क्वालिटी शेयर्स है पैसा बनने के अनुमान ज्यादा है। गौतम, आईटी को लेकर के इतनी कश्मकश क्यों है? मैं लार्ज कैप आईटी की बात करता हूँ, बहुत महंगे नहीं है ये कंपनियां, बायबैक कर रही हैं। हमने टीसीएस के मैनेजमेंट का अनुवाद सुना, ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है। इन्फोसिस कहता है ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है। टेक महिंद्रा कहता है कि अभी कोई मामला खटाई में नहीं है। तो मार्केट में जिस प्रकार की चिंताएं हैं और जिस प्रकार से इन शेयरों की धुलाई हुई है, मैं धुलाई शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, 15-15, 20-20, 35% ये शेयर गिर चुके हैं। तो क्या ये खरीदने का समय है? बिल्कुल निकुंज, कोई डाउट नहीं है मेरे इसमें माइंड में। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आज भी आईटी सबसे बड़ा ओवरवेट पोजीशन है जो पिछले 2.5 साल से रहा है। 300 बेसिस पॉइंट का ओवरवेट हमने रखा है। सिर्फ एक ही डिस्टिंक्शन मैं करना चाहूंगा कि हमारा पूरा ओवरवेट लार्ज कैप आईटी में, अगर मेरा 18% वेट आईटी में तो 17 लार्ज कैप में, केवल 1% मिड कैप में है। इसको दो तरीके से देखिए निकुंज, आईटी ने 2020 और 2021 में बहुत पैसा बनाया। इनफैक्ट आईटी कोविड का बेनिफिशियरी रहा है। सबसे पहले ये सेक्टर कोविड के चंगुल से बाहर आया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप देखें कई सारे सेक्टर में लोग आज भी 60% ऑफ प्री कोविड, 80% ऑफ प्री कोविड ऐसे बात करते हैं, जबकि आईटी में जून 2020 से ही 105% ऑफ प्री कोविड का बात चालू हो गया था, यानी कि ग्रोथ चालू हो गया था आईटी में जून 20 से। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि 2 साल का जो आउट परफॉर्मेंस था आईटी का, उसके वजह से वैल्यूएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर चले गए थे लार्ज कैप आईटी में। जो शेयर्स 18 से 22 के पी में ट्रेड होते थे वो 28 से 35 के पी में चले गए और मिड कैप आईटी तो 40 के ऊपर ट्रेड करने लगा, राइट। अभी जो फंडामेंटली थोड़ा सा पिछले 3 महीने में यूएस से न्यूज फ्लो खराब हुआ है, ये नैस्डैक में बड़ा करेक्शन आया है, थोड़ा सा एक जिटरीनेस है कि कहीं यूएस में कॉर्पोरेट कैपेक्स पीछे मतलब डिले ना हो जाए आईटी का, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने लार्ज कैप आईटी में देखा है। बट अगर आप देखें पिछले 3 साल में आईटी का अर्निंग्स डबल हुआ है। FY16 टू FY20 आईटी के टॉप 5 आईटी कंपनीज को अगर आप ऐड करते हैं, 5 साल का क्यूमुलेटिव CAGR 6% था, जबकि पे आउट CAGR 24% था, राइट। 3,20,000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने उन 5 साल में बनाया था FY20 एंडिंग, और जिसमें से 2,20,000 करोड़ शेयर होल्डर को वापस दिया है। और FY20 टू FY22, नाउ दैट एनुअल रिपोर्ट्स आर कमिंग, ये पिछले 2 साल में जो प्रॉफिट CAGR वो डबल हो गया है, 6% का 14 हो गया है, और 20 से 22 के बीच में पे आउट रेशियोज और बढ़े हैं। ROEs 500 से 700 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं टॉप टियर लार्ज कैप आईटी कंपनीज के जिनका आपने नाम लिया है। और अगले 2 साल का डिमांड विजिबिलिटी हमारे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है अगर आप आईटी कंपनीज की बात सुने तो। सो मेरे हिसाब से ये एक आईटी शेयर स्पेशली लार्ज कैप में बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। गौतम, बैंक्स को लेकर के एक जनरल मानना है लोगों का, भाई बैंक्स आर ओन्ड बाय फॉरेनर्स और फॉरेनर्स बेच रहे हैं, हो सकता है और भी बेचें। तो जिस सेक्टर के अंदर सप्लाई इज मोर देन डिमांड, उस सेक्टर में निवेश क्यों करना चाहिए? ये तो बहुत एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल चीज है कुछ, क्योंकि कब सप्लाई खत्म हो जाए और डिमांड बढ़ जाए हम यहां बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फंडामेंटल्स देखें बैंक्स के, निफ्टी में 10 बैंकिंग कंपनीज है इंक्लूडिंग एनबीएफसी, और इंश्योरेंस भी अगर आप ऐड कर दे तो ये कंपनीज 10 कंपनीज का मिला के अगर प्रॉफिट ऐड करे, FY18 जो कि वर्स्ट ईयर था क्रेडिट कॉस्ट के हिसाब से, 45,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। और FY22 जो खत्म हो चुका है अभी, इसमें ये सेम 10 कंपनीज ने 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया है। सो 4 साल में आपका प्रॉफिट 3.5 गुना हुआ है। और अगले साल का हमारा एस्टिमेट है कि यही 10 कंपनी मिलके 1,93,000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, जो कि बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं हुआ इस अर्निंग सीजन में।
दूसरा, बैलेंस शीट क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है। मतलब बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज जो सीईओज है, पुराने सीईओज है, वो बोल रहे हैं कि भाई 40-50 साल में इतना क्लीन बैलेंस शीट उन्होंने भी नहीं देखा है, राइट। सो इससे क्या हुआ है, प्राइस आपका कहीं नहीं गया स्टॉक का, बट प्रॉफिट काफी बढ़ चुके हैं। सो अगर आप इसको प्राइस वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से देखने जाओगे तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गए, स्पेशली लार्ज कैप। अगेन मिड कैप बैंक्स में काफी तकलीफ अभी भी है और उनका पीसीआर कम है, CET1 रेशियोज कम है, जो कि लार्ज कैप बैंक्स में पीसीआर 75 से 80% के बीच है, प्रोविजन कवरेज रेशियो। CET1 15 से 17% के बीच में है। जो चीज मिसिंग है बैंकिंग सेक्टर में अभी, वो है लोन ग्रोथ, और वो धीरे धीरे आपका आएगा। अगर आप FY22 का डेटा देखते हैं, सिस्टम लेवल पे क्रेडिट ग्रोथ 9.7% था, FY21 में 4.5% था, और FY23 का अनुमान है कि 12 से 13% है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कह पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कहाँ FI सेलिंग रुकेगा, बिकॉज FIs हैव 37% एलोकेशन आउट ऑफ देयर टोटल $660 बिलियन का जो उनका इक्विटी है इंडिया में, इक्विटी होल्डिंग, उसमें से 37% फाइनेंशियल्स में है। तो उन्हें जब भी बेचना होगा तो सबसे पहले बैंकिंग बिकेगा, बिकॉज सबसे बड़ा पोजीशन वहां पे है और सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट वहां पे है। तो अगर आपका अगला 3-6 महीने में वोलेटिलिटी हैंडल करने का कैपेबिलिटी है, तो इन्वेस्टर ने लार्ज कैप बैंक्स में, स्पेशली जहां पे वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए रिलेटिवली, वहां पे पैसा डालना मेरे हिसाब से एक प्रूडेंट डिसीजन रहेगा। गौतम, तो इस समय क्या एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर को, जो सिप निवेशक है या फिर जो एसेट एलोकेशन में करता है, क्या इस गिरावट में एलोकेशन इंक्रीज करनी चाहिए? क्या आपको लगता है जो बुल मार्केट है, ये बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है, या एक बुल मार्केट का बड़ा करेक्शन है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बुल मार्केट करेक्शन है, बिकॉज अर्निंग स्टोरी अभी भी इंडिया की बहुत स्ट्रांग लग रही है। इनफैक्ट 10 साल के अर्निंग्स रिसेशन के बाद हमने केवल 1 या 2 साल का अर्निंग्स ग्रोथ देखा है। और पास्ट साइकिल्स का अगर आप अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको हमेशा दिखेगा कि अर्निंग्स जब टर्न अराउंड होता है तो कम से कम 4-5 साल तक वो साइकिल चलता है। जैसे कि आपने 97 to 2003 देखा होगा कि अर्निंग्स 4% CAGR दिया है। फिर 2003 से जब अर्निंग साइकिल टर्न हुआ तो हमें 25% का CAGR मिला निफ्टी अर्निंग्स में 2003 से 8 के बीच में। और जैसे कि मैं बता रहा था, 2010 से 20 हुआ अर्निंग्स रिसेशन, सिर्फ 6.5% अर्निंग्स कंपाउंड हुआ है। और अभी पिछला 2 साल हमने अर्निंग्स में अच्छा तेजी देखा है, अच्छा रिकवरी देखा है। और मुझे लगता है ये अर्निंग्स रिकवरी काफी टाइम तक चल सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े सेक्टर्स है अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स है, IT है जिसका हमने बात किया, कंजम्पशन है, वहां पे मुझे अर्निंग्स का विजिबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है। सो मुझे लगता है बुल मार्केट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अर्निंग्स विजिबिलिटी स्टेज। और इसीलिए करेक्शन का फायदा उठा के सिप निवेशक ने जो भी उनका एसेट एलोकेशन उनको डिक्टेट करता है, जो भी उनका एसेट एलोकेशन उनको अलाउ करता है, उस हिसाब से इक्विटीज में जब मार्केट करेक्ट होता है और आपका व्यू अगर 3-5 साल का है, तो सिप का जो साइज है वो बढ़ाना एक मेरे ख्याल से काफी फायदेमंद चीज साबित हो सकती है, बट ओनली इफ यू हैव अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू। गौतम दुग्गड़, आप ET नाउ स्वदेश में हमारे साथ जुड़े, एक लंबे दिन के बाद आपने समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।